Hello everyone, welcome to Mathsthan and welcome to yet another video of political science और हम डिस्कस कर रहे थे important ideas and concepts of political theory। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप को and we will understand that what is democracy and citizenship in political theory, कौन थे important thinkers और फिर सब कुछ समझने के बाद सॉल्व करेंगे कुछ PYQs। So without wasting any more time, let us quickly understand what do we mean by democracy। तो ये वर्ड हमने सबने सुना ही है। We all know that India is a democratic country, है ना। क्या होता है डेमोक्रेसी, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ इस वर्ड का, इसको समझेंगे। तो आज की क्लास में आप सबसे पहले तो यही समझने वाले हो कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। देखो, जो इस वर्ड का ओरिजिन है ना, वो हुआ था ग्रीक वर्ड से। कौन से ग्रीक वर्ड्स? सबसे पहला वर्ड डेमोस, जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल, या फिर आप कह सकते हो सिटीजन्स। सेकेंड वर्ड क्रेटोस। क्रेटोस का मतलब होता है रूल और पावर। और इन दो वर्ड से एक वर्ड बना डेमोक्रेशिया, विच मेंट रूल ऑफ पीपल और रूल ऑफ कॉमन पीपल। एंड इस वर्ड से वर्ड बन गया डेमोक्रेसी। तो आइडिया तो मिल गया होगा आपको अभी तक कि डेमोक्रेसी वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रूल ऑफ पीपल यानी लोगों का शासन। तो एक बार फटाफट डेफिनेशंस भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल वेयर सिटीजंस हैव द पावर टू मेक डिसीजंस डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर लोग या नागरिक अपने देश के लिए फैसले ले सके, या तो डायरेक्टली या फिर अपने लीडर्स को चुनकर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इनडायरेक्टली। ठीक है, तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जिसमें लोग सीधे या प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। अंडरस्टूड। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्जाम में ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या कोटेशंस आ जाती हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए है ना कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो डेफिनेशन है ना अब्राहम लिंकन की, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिविक्स कि गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन करना डेमोक्रेसी है, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। उसके बाद डेफिनेशन जो दी थी डेमोक्रेसी की, वो दी थी J.H. कंप्यूटर ने। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू कॉम्पिटेटिव इलेक्शंस। तो ये जो कॉम्पिटेटिव इलेक्शंस जो टर्म यूज करी थी ना डेमोक्रेसी के रेफरेंस में, वो करी थी J.H. कंप्यूटर ने। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी एक वो सिस्टम है जहां पर नेताओं को या फिर लीडर्स को चुना जाता है कॉम्पिटेटिव इलेक्शंस के द्वारा। ऐसे सिस्टम को J.H. कंप्यूटर ने डेमोक्रेसी कहा। उसके बाद सीवी मैकपर्सन कहते हैं कि डेमोक्रेसी वह सिस्टम है जहां पर लोगों को अपनी क्षमताओं को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिले और परमिशन मिले। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम दैट अलाउज पीपल टू डेवलप देयर कैपेसिटीज। यानी जो लोग करना चाहें, खुद को जिस तरह डेवलप करना चाहें, अगर एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जहां पर लोग उस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो सीवी मैकपर्सन क्या कहते हैं कि लोकतंत्र वह प्रणाली है जो व्यक्ति के विकास को संभव बनाती है। उसके बाद रॉबर्ट डाल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ही सेड दैट डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। यानी पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट दिया। पॉलियार्की का मतलब होता है मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर्स। मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ना, वो पॉलियार्की होना चाहिए। यानी कोई एक सरकार के पास सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग लेवल्स होने चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स ऑफ पावर होने चाहिए जहां पर मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सके। पॉलिटिकल इक्वालिटी हमने पढ़ा था इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में भी, जहां पर लोगों के पास ये इक्वालिटी हो कि वो अपने देश के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके इक्वली। तो यही था कॉन्सेप्ट जो दिया था रॉबर्ट डाल ने, जहां उन्होंने डेमोक्रेसी को बोला कि भाई वो एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, लोग अपने देश के फैसलों में, डिसीजंस में हिस्सा ले सके, पॉलियार्की होती हो, मतलब मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हो, कोई एक सरकार के पास पूरे देश की पावर्स जो है इकट्ठी ना हो, और अलग अलग लेवल्स या सेंटर्स ऑफ पावर्स हो। ये कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट डाल ने।
तो आई होप अभी तक डेमोक्रेसी का मतलब और डेफिनेशंस आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं और समझते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस बाय अदर पावर्स और कंट्रीज, या फिर अपने देश के लिए खुद से फैसले लेना बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, या फिर नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। अब जैसे हम बोलते हैं दैट इंडिया इज अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड सोवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रियम्बल में लिखा है राइट दैट इंडिया इज अ सोवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वहां पर सोवरन का क्या मतलब हुआ? सोवरन का मतलब हुआ कि इंडिया एक वह देश है जो अपने लिए फैसले खुद ले सकता है। हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपने देश के फैसले लेने के लिए, और कोई भी देश हमारे देश के निजी मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंडिया खुद से सक्षम है कि वो अपने देश के लिए फैसले ले पाए, उसको बोला जाता है सॉवरन। ठीक है। और डेमोक्रेसी का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी लोगों की सहमति से एक देश अपने खुद के लिए फैसले ले पा रहा है बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पॉपुलर सोवरेनिटी। उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। डेमोक्रेसी का जो फीचर है वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून सबसे ऊपर है, कानून के सामने सब बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि देश के पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति, हर सिटीजन इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है। देन का फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, भाई इलेक्शंस फ्री हो, फेयर हो, ठीक है, हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है, एंड हमारी फ्रीडम, जो हमारी लिबर्टी, जो हमें बीइंग अ सिटीजन मिलती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऐसी न्याय प्रणाली जो किसी पर डिपेंड ना हो, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो और सही फैसले ले सके बिना किसी के दबाव में आए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की जवाबदेही। अगर कोई भी पॉलिसी ऐसी है जो देश को नुकसान कर रही है या सिटीजन्स उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस ऐसी कंडीशन में जो देश की गवर्नमेंट है ना, वो लोगों को आंसरेबल होगी, लोगों को जवाब देगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड लोगों के पास इस चीज का अधिकार है कि वो अपनी सरकार से सवाल कर सके। ठीक है, तो यही होता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो these were some of the features and characteristics of democracy. Understood? Now let us move on to types of democracy. कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक देश के लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, लोग सीधे निर्णय लेते हैं। अच्छा, अब इंडिया की जैसी कंट्री में तो ये चीज पॉसिबल है नहीं। अंडरस्टूड? क्योंकि इंडिया तो एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है अब। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, ये बहुत रेयरली फॉलो होती है। इसका एक एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, और कुछ आई कैन से दैट देयर आर सर्टेन फॉर्म जिसके थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी परफॉर्म की जाती है, जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव। रेफरेंडम में क्या होता है कि एक पॉलिसी दे दी जाती है और फिर लोगों से पूछा जाता है कि आप वोट करोगे हाँ या ना में। अगर तो लोगों की सहमति है एंड मैक्सिमम पीपल वोटेड फॉर यस, तो फिर वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज वो डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब लोगों से ही डायरेक्टली पूछा जाता है, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी पॉलिसी के लिए। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि रिप्रेजेंटेटिव फैसला लेते हैं और फिर लोगों के पास डायरेक्टली आते हैं कि भाई ये कानून बना दिया गया है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि लोगों से ही पूछा जाता है कि आप बताइए ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस हिसाब पे वोटिंग होती है। सेकंड, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, बहुत शॉर्ट में समझेंगे इस चीज को। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि लोग खुद से ही इनिशिएट करते हैं कोई भी पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, जैसे लोगों को लगा कि यार इस चीज के ऊपर एक लॉ बनना चाहिए, तो अगर देयर इज अ पर्टिकुलर नंबर, अगर उतने लोगों ने साइन करके गवर्नमेंट को ये बता दिया कि हम इस चीज पर लॉ बनाना चाहते हैं, तो देन गवर्नमेंट विल हैव टू मेक अ लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि लोगों ने इनिशिएटिव जारी करा है।
ठीक है, तो ये होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग खुद से डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और एक कंट्री जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करती है वो है स्विट्जरलैंड। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम्स, जैसे इंडिया। ठीक है, हमारे देश में क्या होता है कि हम वोट करके अपने लीडर को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और फिर वो हमें लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी फोकस करती है राइट्स पर, लिबर्टी पर और रूल ऑफ लॉ पर। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल ओवरलैप हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी यानी उदार लोकतंत्र, ये क्या करता है कि बेसिकली मैक्सिमम फोकस करता है लोगों को अधिकार पूरे मिलने चाहिए, लोग फ्री होने चाहिए। ठीक है, कानून का शासन होना चाहिए। कुछ कंट्री जैसे स्वीडन, स्पेशली ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हाईली डेवलप्ड है, वो इसको फॉलो करती है। ठीक है, यूएसए एक्सेट्रा। अच्छा, थिंकर कौन है? जेएस मिल। हमने पहले पढ़ा है लिबर्टी के लेक्चर्स में भी, इसलिए लेक्चर्स को एक क्रोनोलॉजी में समझना भी इंपॉर्टेंट है ना। अब हमने जब लिबर्टी पढ़ा था तो जेएस मिल को अच्छे से पढ़ा था। तो जेएस मिल सपोर्टर थे इंडिविजुअल फ्रीडम के, इंडिविजुअल राइट्स के। तो इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी के भी जो सपोर्टर रहे वो रहे जेएस मिल। उसके बाद आता है सोशल या फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सामाजिक या भागीदारी लोकतंत्र। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सिटीजन्स का। ठीक है, लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो ताइवान इसका एक एग्जांपल है। ताइवान में क्या होता है कि देर इज अ लॉट सिटीजन पार्टिसिपेशन, और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है सिटीजन पार्टिसिपेशन। सो ताइवान इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशल और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन, यानी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देना। एंड द थिंकर हु सपोर्टेड सोशल या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वो सीवी मैकपर्सन। हमने पढ़ा था ना, सीवी मैकपर्सन ने डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन दी थी। ही सेड कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जहां पर लोग खुद की कैपेसिटी को डेवलप कर पा रहे हैं अच्छे से। तो ही वॉज मोर ऑफ अ सोशल पर्सन। ठीक है, तो इसलिए सोशल डेमोक्रेसी को सीवी मैकपर्सन ने सपोर्ट किया था। उसके बाद आता है मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, मार्क्सवादी लोकतंत्र। मार्क्सवादी या फिर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का जो सिर्फ एक मेन फोकस रहा है वो रहा है इकोनॉमिक इक्वालिटी पर, यानी कि जो रिसोर्सेज है ना, किसी भी देश के रिसोर्सेज वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए सब में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ परसेंटेज ऑफ रिच पीपल के पास सारे रिसोर्सेज हैं और फिर वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जहां पर भी मार्क्सिज्म या मार्क्स का नाम जुड़ जाएगा, आप समझ जाइएगा कि आर्थिक चीजों की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, जहां पर द बोर्जुआ या फिर जो रिसोर्स ओनिंग क्लास है वो वर्कर्स को या कमजोर लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट डेमोक्रेसी मतलब वह सिस्टम जहां पर रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, और किसी भी वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। और थिंकर थे डेफिनेटली कौन? कार्ल मार्क्स। तो समझ में आया आपको अभी तक दिस योर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और समझते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स को। सबसे पहले जे जे रूसो। जे जे रूसो सपोर्ट करते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। कॉन्सेप्ट दिया था जनरल विल का, कि जहां पर मैक्सिमम लोग या फिर जनरली लोग जिस चीज को करना चाहते हैं उस चीज को फॉलो किया जाए, जनरल विल के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, यानी कि सामान्य इच्छा पर आधारित लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जे जे रूसो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और जनरल विल प्लस एक वर्ड इससे एसोसिएटेड और है, पिछले लेक्चर्स में भी हमने समझा था, और वो है पॉपुलर सोवरेनिटी का। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स पर जोर देने वाले जो थिंकर थे वो थे जे जे रूसो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही समझना इनफ है कि ये जो कॉन्सेप्ट पर जोर किसने दिया था? जे जे रूसो ने। उसके बाद आते हैं जे एस मिल। जे एस मिल ने सपोर्ट किया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, एंड ही सेड दैट लिबर्टी या इंडिविजुअल का फ्रीडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने लिबर्टी को या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम पर काफी ज्यादा जोर दिया था और उसको सपोर्ट किया था।
सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सपोर्टर कौन थे? जेएस मिल। एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर कौन थे? जे रूसो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने लिबरल डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप बहुत ज्यादा आजादी दोगे किसी को भी तो फिर क्या होगा, अमीर अमीर बनता जाएगा और गरीब गरीब बनता जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक समानता होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, और ऐसा ही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप लेकर के आओ जहां पर रिसोर्सेज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ तक सीमित ना हो और सभी को बराबरी से रिसोर्सेज मिल सके। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले कार्ल मार्क्स थे और उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी, बहुत ज्यादा आजादी को अपोज किया था। ठीक, उसके बाद आता है रॉबर्ट डाल। हमने पिछली स्लाइड में भी समझा था कि ही सपोर्टेड पॉलीआर्की यानी मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर, यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल प्लस ही सपोर्टेड व्हाट? पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो रॉबर्ट डाल गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्की कि जो डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो होना चाहिए जहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी हो और मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सके, किसी एक पर्टिकुलर पावर या कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में पावर्स ना हो, और हर लेवल पर अलग अलग लेवल्स पर सेंटर्स ऑफ पावर्स हो। अंडरस्टूड? उसके बाद है जे.एच. कंप्यूटर। इन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जहां पर लीडर्स जो है वो कंपटीशन करते हैं, इलेक्शंस में कॉम्पीट करते हैं ताकि वो एक लीडर बन सके। तो कॉम्पिटेटिव इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटेटिव इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था जे.एच. कंप्यूटर ने। ठीक है, ही डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज कंपटीशन फॉर लीडरशिप, यानी लीडरशिप के लिए लड़ाई, लीडरशिप के लिए कंपटीशन और फिर इलेक्शंस करना, ऐसे सिस्टम को डेमोक्रेसी कहते हैं, ये मानना था जे.एच. कंप्यूटर का। तो अब इतनी चीजें जब हमने पढ़ ली है डेमोक्रेसी के बारे में, तो फिर अब एक बार देख लेते हैं कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ मेथड फॉर सिलेक्टिंग लीडर्स थ्रू कॉम्पिटिटिव इलेक्शन? ये तो जस्ट अभी हमने देखा है ना, कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक वो सिस्टम है जहां पर लीडर्स कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं। एंड वी ऑल नो द आंसर दैट इट इज जे.एच. कंप्यूटर। ठीक है, तो लोकतंत्र, the students who are studying from Hindi can definitely pronounce this word. I'm sorry, but my pronunciation in Hindi is not that good. ठीक है, तो but yes, you can definitely understand that J.H. Schumpeter, he is the one जिसने competitive elections का concept दिया था। ठीक है, moving on to the next question. Concept of polyarchy is associated with, जो पॉलीआर्की यानी मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? द राइट आंसर वुड बी रॉबर्ट डाल। ठीक है, क्योंकि जे रूसो ने तो जनरल विल का कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। ठीक है, जे.एस. मिल ने लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। ठीक है, तो एंड दिस नेम अभी हम एसोसिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट पॉलीआर्की का कॉन्सेप्ट किसने दिया? रॉबर्ट डाल ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एम्फसाइजेस रूल बाय एलिट्स? अब देखो, इसके लिए ना आपको कुछ बेसिक थ्योरीज का भी पता होना चाहिए। ठीक है, थ्योरीज। अब जो ये वर्ड है ना, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में जहां पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर आपको क्या देना है। एलीट का मतलब क्या होता है? एलीट का मतलब कुछ लोग जो टॉप पोजीशंस पर हैं। ठीक है, एलीट पीपल जो हम कहते हैं ना कि बड़े ही एलीट लोग हैं, यानी डेमोक्रेसी। अब कौन सी थ्योरी ऐसा कहती है कि डेमोक्रेसी में तो सिर्फ जो एलीट लोग होते हैं ना उनका रोल होता है? तो आप देखो यहाँ पर देख सकते हो वर्ड्स, एलीट किससे रिजेंबल कर रहा है? एलिटिस्ट थ्योरी से। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आंसर इज व्हाट? एलिटिस्ट थ्योरी। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो, एंड यू विल गेट टू द आंसर। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल?
ये हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में भी हमने इस चीज को देखा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और ये कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल को सपोर्ट करने वाले जो थिंकर थे वो थे ऑप्शन ए जे रूसो, जीन जेकिस रूसो। ठीक है, तो रूसो का ये कॉन्सेप्ट था जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनरल विल का और प्लस पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक है, तो द राइट आंसर इज जे रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंकर इज एसोसिएटेड विथ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? कौन से ऐसे थिंकर थे जो चाहते थे कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले डेमोक्रेसी में? ठीक है, और पार्टिसिपेट कौन करता है? सिटीजन्स करते हैं, राइट? सिटीजन्स पार्टिसिपेट करेंगे और जब सिटीजन से एसोसिएटेड चीजें होंगी तो उनको हम सोशल भी कह सकते हैं, है ना? सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होना और सोसाइटी के डेवलपमेंट पर जोर देने वाले जो थिंकर थे वो थे सीवी मैकफर्सन। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सीबी मैकफर्सन। सॉरी, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ द कॉन्सेप्ट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से देखो हम सबको इसका मतलब तो पता ही है ऑलमोस्ट, है ना? नागरिकता। बट वो नागरिकता पॉलिटिकल थ्योरी के टर्म्स में क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन पर चलते हैं सीधा। Citizenship refers to the legal and political relationship between an individual and the state involving rights, duties and participation. तो बेसिकली सिटीजनशिप या फिर नागरिकता क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप between whom? Between citizens and the state. Meaning people and its government. एक देश के लोग और उस देश की सरकार के बीच का जो जो रिलेशनशिप है उसको बोलेंगे हम सिटीजनशिप। ठीक है, अच्छा, और ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? दिस रिलेशनशिप बेसिकली इन्वॉल्व्स राइट्स, ड्यूटीज एंड पार्टिसिपेशन। तो सिटीजनशिप या फिर नागरिकता का अर्थ क्या है कोई अगर आपसे पूछ ले तो आपको सिंपल इतना बताना है या आपको इतना समझने की जरूरत है कि सिटीजनशिप और नागरिकता एक रिलेशनशिप है बिटवीन पीपल एंड इट्स गवर्नमेंट। ठीक है, और यू कैन से रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट जो इन्वॉल्व करता है लोगों के अधिकार, उनकी ड्यूटीज और उनकी पार्टिसिपेशन कहाँ? पॉलिटिकल प्रोसेसेस में भी, सोसाइटी में भी, ठीक है, आर्थिक चीजों में भी। तो देश में पार्टिसिपेशन involving rights, duties and this relationship that is your legal and your political relationship between whom? People and the government is called citizenship. ठीक है, नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी एवं राजनीतिक संबंध है जिसमें अधिकार, कर्तव्य और भागीदारी शामिल होती है। अंडरस्टूड? तो सिटीजनशिप का मीनिंग समझ में आया? It is nothing complicated, very simple, that citizenship is the relationship between people and its government, which involves rights, duties, and participation. Understood? Let us move to next thing, that is your thinkers. देखो थिंकर्स पर मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ? थिंकर्स पर मैं सिर्फ इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि बेटा एग्जाम जो है ना वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सिटीजनशिप की डेफिनेशन बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी में डेफिनेशंस लिखकर नहीं आएंगी। ये तो आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जब आप सिटीजनशिप को पढ़ रहे हो तो उसका मतलब क्या है। पर जब हम प्रैक्टिकली सोचे ना कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, ये एग्जाम में क्या आएगा, तो वहां पर ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, कौन से थिंकर्स इन्वॉल्व थे, किसने क्या काम किया, किसने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किस तरह से डिफाइन करा, वो सारी चीजें आपके एग्जाम में आती है। इसीलिए आई एम्फसाइज दिस थिंकर्स एंड ऑल अलॉट। तो सबसे पहले थिंकर्स एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल का मानना था कि सिटीजन वो व्यक्ति है जो अपने देश की गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, यानी अपने देश की पॉलिटिक्स में, अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स में जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है वो सिटीजन होगा और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो सिटीजन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट ग्रीस सिटी स्टेट में, ठीक है, जब प्लेटो सोक्रेट्स के टाइम तक भी विमेन को सिटीजन्स नहीं माना जाता था
women were not considered as citizens only, उनको नागरिक ही नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सिमिलरली जो स्लेव्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको भी सिटीजन्स नहीं माना जाता था, ठीक है, दे वर ऑल्सो नॉट द सिटीजन्स ऑफ दोज पर्टिकुलर स्टेट। तो फिर कौन होता था ग्रीस सिटी स्टेट में सिटीजन, नागरिक किसे माने जाते थे? सिर्फ वही लोग, स्पेशली मेन, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उनको सिटीजनशिप दी जाती थी। और यही चीज है कि एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं कि सिटीजन वो है जो अपने देश की गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने देश की गवर्नेंस में भागीदारी रखता है, सिर्फ वही एक सिटीजन होगा। उसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नेम, टीएच मार्शल। टीएच मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया सिटीजनशिप का, जहां उन्होंने बोला कि नागरिकता जो है वो चीज है जो कंबाइन करती है आपके सिविल, आपको पॉलिटिकल एंड सोशल अधिकार, वो होगी सिटीजनशिप। यानी नागरिकता क्या? नागरिकता वह जो सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और सोशल राइट्स को कंबाइन करे और बनाए नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है ना? सिविल मतलब रिलेटेड टू सिटीजन्स, है ना? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू ट्रैवल और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये सारे लोगों से रिलेटेड राइट्स। पॉलिटिकल जैसे राइट टू वोट, है ना, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एक्सेट्रा। एंड सोशल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, है ना। तो ये सारी चीजें, तो सिटीजनशिप टीएच मार्शल के लिए वो है जहां पर सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और सोशल राइट्स कंबाइन किए जाए और लोगों को मिले। तो उनके लिए सिटीजनशिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। देन उसके बाद आते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीजनशिप। अब नागरिकता के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले लीगल स्टेटस। जो भी नागरिक होगा ना, उस नागरिक को एक लीगल स्टेटस दिया जाएगा, यानी कानूनी स्थिति दी जाएगी कि आप भाई हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से आप हक रखते हैं और आपको एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, हम मानते हैं कि आप एक इंडियन सिटीजन हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात हो कि आपको अपनी नागरिकता को साबित करना है, तो आप कोई भी ऐसी लीगल चीज दिखाएंगे ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जिससे आपको ये कहा जा सके कि हाँ भाई आप जो है देश के या भारत के नागरिक हो, है ना। तो वो क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, हमारा कोई भी बैंक का स्टेटमेंट या हमारा पासपोर्ट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो सिटीजनशिप का जो मेन फीचर होता है वो यही होता है कि एक सिटीजन को लीगल स्टेटस दिया जाता है कि आप हमारे देश के नागरिक हो। उसके बाद जो सिटीजन होगा उसके पास कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, है ना। अब जैसे राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, या फिर बहुत सारे और भी राइट्स हैं, नॉट ओनली राइट टू एजुकेशन, देयर आर मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। तो सिटीजन या सिटीजनशिप का एक और मेन फीचर ये है कि हर किसी को राइट्स, अधिकार और ड्यूटीज मिलते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि क्या, कि आप जो है देश से संबंध रखते हो। अब जैसे कि अगर हम है तो हम भारत के नागरिक हैं, हम इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं, तो हमें भारत से बड़ा प्रेम होगा, हमें अपने देश से बड़ा प्रेम होता है ना। तो दैट इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन महसूस होता है, ठीक है। तो बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है, अपनापन। तो ये भी एक सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब बीइंग द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, हम अपने देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हम वोट दे पाएंगे। तो ये भी किसका फीचर है, सिटीजनशिप का एक फीचर है। एंड देन देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर है ना। अब कोई भी नागरिक है, चाहे वो बहुत अमीर नागरिक है या बहुत ज्यादा गरीब नागरिक है, कानून के लिए तो सारे नागरिक एक बराबर है, इजंट इट। अगर कोई क्राइम होगा तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम के लिए चाहे फिर कोई भी इंसान सामने आए, पनिशमेंट तो सेम रहेगी। दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है जब हम नागरिकता या सिटीजनशिप की बात करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लीगल स्टेटस होना, कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स एंड ड्यूटीज, अपनापन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस करना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीजनशिप। आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप में सबसे पहला आता है सिविल सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिक, नागरिकता। अब सिविल का मतलब मैंने जैसे पिछली स्लाइड में बताया कि सिविल से आप सिटीजन्स को एसोसिएट करोगे। सिटीजन्स यानी नागरिक, हमारे आसपास हम लोग, ठीक है, आप, मैं, हमारे जो सिटीजनशिप या हमारे जो राइट्स होंगे।
और सिविल सिटीजनशिप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, जो हम करना चाहते हैं यानी सिटीजन से हम हमारी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है ना, वो होता है सिविल सिटीजनशिप। उसके बाद आता है पॉलिटिकल सिटीजनशिप, राजनीतिक नागरिकता, यानी जहां पर आपके पास अधिकार हो वोट करने का, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, अपने देश की पॉलिसी या फिर डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने का, चाहे फिर वो किसी भी तरह से हो, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलिटिकल सिटीजनशिप। तीसरा टाइप आता है सोशल सिटीजनशिप यानी सामाजिक नागरिकता। सामाजिक नागरिकता क्या करता है? ये आपको अधिकार देता है या फिर एक सिटीजन को अधिकार देता है एजुकेशन का, हेल्थ का, वेलफेयर का, कि आपकी सुरक्षा का अधिकार आपके पास है ना। सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार होते हैं आपके सोशल सिटीजनशिप यानी रिलेटेड टू योर सोसाइटी। तो वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जो समझ ना आया हो। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप और सोशल सिटीजनशिप। सिविल सिटीजनशिप का मतलब ये वो राइट्स, वो अधिकार इंक्लूड करेगा जो एक सिटीजन से रिलेटेड है, उसकी निजी जिंदगी से रिलेटेड है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एक्सेट्रा। उसके बाद आता है पॉलिटिकल सिटीजनशिप यानी राइट टू वोट, पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। एंड देन सोशल सिटीजनशिप रिलेटेड टू द सोसाइटी, लाइक राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी टाइप है ग्लोबल सिटीजनशिप। अब इसका मतलब क्या है? ग्लोबल सिटीजनशिप की जो थ्योरी है ये कहती है कि जो नागरिकता है ना वो सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है, वो उसके भी परे है। दैट इज बियॉन्ड, सिटीजनशिप इज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। यानी आप भले ही इंडिया से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंगिंग रखते हो, लेकिन हो तो आप एक ग्लोब का हिस्सा ना, हो तो आप एक वर्ल्ड का हिस्सा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैश्विक नागरिकता यानी बीइंग अ ह्यूमन। हम सब एक ही प्लैनेट के पीपल है, वी आर ऑल वन। तो बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, बिलोंगिंगनेस बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। ह्यूमन रेस शुड लव ह्यूमन रेस, दैट इज व्हाट ग्लोबल सिटीजनशिप सेज, कि भाई वी ऑल आर ह्यूमंस और हम किसी नेशनल बाउंड्री से बंधे हुए नहीं है ना। तो ग्लोबल सिटीजनशिप का सिंपल सा मतलब है कि राष्ट्रीय सीमाओं से परे नागरिकता का अवधारणा सॉरी। देन मूविंग ऑन, एक्टिव वर्सेस पैसिव सिटीजनशिप। अब एक्टिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिटीजन क्या है, बहुत एक्टिव है। किसमें? अपने देश की पॉलिटिक्स में, पार्टिसिपेशन में, उसको बोलेंगे एक्टिव सिटीजनशिप। जहां पर जो एक सिटीजन है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले पा रहा है अपने देश की पॉलिटिक्स में। ठीक है, और एक होती है पैसिव सिटीजनशिप, यानी सिटीजन क्या कर रहा है, सिर्फ जो उसको अधिकार मिले हैं उसको एंजॉय कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसमें। और हाँ, इंडिया, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया के एग्जाम्पल ले तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी। अभी तो पढ़ा हमने डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल पर बहुत एम्फोसाइज किया जाता है ना, कि लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाले मेजर थिंकर कौन थे? इट वॉज जेएस मिल। ठीक। पैसिव सिटीजनशिप कहता है कि पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो या ना हो डजेंट मैटर, पर हम आपको राइट्स दे रहे हैं, आप वो एंजॉय करो। ठीक है, मतलब कि सिटीजन्स का बहुत बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन नहीं होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या है कि जो उनको अधिकार मिले हैं वो उनको एंजॉय कर रहे हैं। अंडरस्टूड? जैसे कि आप कंट्री ले लो चाइना, तो चाइना में बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है लोगों की, क्योंकि वहां पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो सारे फैसले क्या करती है, खुद से लेती है, ऑल्दो अपने लोगों के हित में लेती है, लेकिन अपने लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार भी देती है। ठीक है, तो दैट इज पैसिव सिटीजनशिप, जहां पर आप बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हो पॉलिटिक्स में, लेकिन हाँ आप अपने देश के सारे अधिकारों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। दैट इज योर पैसिव सिटीजनशिप। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है बेस्ड ऑन सिटीजनशिप। सबसे पहले देखते हैं लिबरल थ्योरी क्या कहती है, उदारवादी सिद्धांत क्या होता है व्हेन इट कम्स टू सिटीजनशिप। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। लिबरल यानी उदारवाद, और जब लिबर्टी की बात आए तो इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात तो आएगी ही आएगी, है ना। तो ये जो थ्योरी है ये भी किस पर फोकस करती है? देखो, आपको सिर्फ पहला नाम पता होना चाहिए और इस नाम का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको पता है ना लिबर्टी का मतलब क्या है, तो आप फिर समझ जाओगे कि आपको मतलब आपको कहाँ पर, किस ऑप्शन पर बेसिकली फोकस करना है। तो लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स।
और अगर आपने थिंकर्स को अच्छे से पढ़ा और समझा है तो आप समझ जाओगे कि लिबरल थ्योरी को सपोर्ट करने वाले जो थिंकर थे वो थे सबसे पहले J.S. मिल एंड जॉन लॉक। जॉन लॉक को तो इनफैक्ट हम फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं। ये जब हम आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं पढ़ाऊंगी कि लिबरलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म एक्सेट्रा। पर फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, और जहां ये वर्ड लिबरल आ जाए ना तो समझ जाइएगा इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है। अंडरस्टूड। तो लिबरल थ्योरी कहता है कि ये वो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है जहां पर एक नागरिक को उसके पूरे पूरे अधिकार और पूरी पूरी आजादी मिले, किसी भी तरीके की अननेसेसरी रोक टोक उस इंडिविजुअल पर ना हो। ठीक है, ऐसे सिटीजनशिप और ऐसी नागरिकता को कहा जाता है लिबरल। लिबरल सिटीजनशिप और लिबरल थ्योरी, और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स थे जॉन लॉक एंड J.S. मिल। सेकेंड थ्योरी समझता है रिपब्लिकन थ्योरी, गणतांत्रिक सिद्धांत। रिपब्लिक, इंडिया इज ऑल्सो अ रिपब्लिक कंट्री है ना, सॉवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम कहते हैं इंडिया को। तो रिपब्लिक का मतलब होता है सिविलियंस की पार्टिसिपेशन और उनको दी हुई कुछ ड्यूटीज को फॉलो करना। ठीक है, तो रिपब्लिकन थ्योरी किस पर फोकस करेगी? सिविक पार्टिसिपेशन पर और इंपॉर्टेंट ड्यूटीज पर। सिविक का मतलब सिटीजन्स ऑफ कोर्स, है ना, तो जहां पर सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन हो और ड्यूटीज पर जोर दिया जाए, नागरिक कर्तव्य और भागीदारी पर जोर, ऐसी थ्योरी को बोलता है रिपब्लिकन थ्योरी। और हु वाज द सपोर्टर? J.J. रूसो। J.J. रूसो ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? जनरल विल का एंड पॉपुलर सोवरेनिटी का। अंडरस्टूड। तो दैट इज योर रिपब्लिकन थ्योरी। हु वाज द सपोर्टर? J.J. रूसो। थर्ड थ्योरी आती है मार्क्सिस्ट थ्योरी या मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है? उनके लिए सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप अंडर कैपिटलिज्म इज अनरियल, यानी पूंजीवाद में नागरिकता असमान होती है। और देखो, जहां पहले भी इस चीज को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जहां कार्ल मार्क्स का नाम आ जाए आप समझ जाइए कैपिटलिज्म से दुश्मनी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक समानता। और उनके लिए वो ये कहते हैं कि जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना, ये नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो कैपिटलिज्म के अंदर तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंतर्गत जो बोर्जुआ क्लास होती है या जो रिसोर्स ओर्निंग रिच लोग होते हैं, सरकार उन्हीं से इन्फ्लुएंस होती है और ज्यादा हक उन्हीं को मिलते हैं, और वर्किंग क्लास तो बेचारी हमेशा पिसती है। तो यही कॉन्सेप्ट जो था वो मार्क्स का मानना था, और उन्होंने ये कहा कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, कैपिटलिज्म में फॉलो हो ही नहीं सकता। तो आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब तक नहीं लाओगे तो सिटीजनशिप भी जो है ना वो हर किसी को बराबरी से नहीं मिल सकती, या फिर उसमें बहुत इनइक्वालिटी रहेगी। ये मानना था कार्ल मार्क्स का, एंड ऑफ कोर्स सपोर्टर कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट इज द फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। फेमिनिज्म, नारीवादी सिद्धांत। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सपोर्ट करता है फीमेल की पार्टिसिपेशन को, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि एशियन टाइम्स में या कुछ सालों 100-200 सालों पहले तक भी फीमेल्स को इक्वल काउंटर पार्ट नहीं समझा जाता था इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। फीमेल्स वर नॉट कंसिडर्ड एज इक्वल काउंटर पार्ट्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल, प्लेटो का ये मानना था कि जो मेन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सिर्फ वही सिटीजन्स है। हालांकि जो फेमिनिस्ट थ्योरी है ये कहती है कि फीमेल डोमिनेटेड सिटीजनशिप भी होनी चाहिए, या एटलीस्ट डोमिनेशन भी नहीं तो इक्वल पार्टिसिपेशन तो हो। तो इसलिए फेमिनिस्ट थ्योरी ने क्रिटिसाइज किया था मेल डोमिनेटेड सिटीजनशिप को। ठीक है, पुरुष प्रधान नागरिकता की आलोचना की थी फेमिनिस्ट थ्योरी ने। एंड कैरोल पेटमैन बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर रही है इस कॉन्सेप्ट के, फेमिनिस्ट थ्योरी के। अंडरस्टूड। तो ये थी 4 थ्योरी। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंकर्स पर। आई होप ये थ्योरीज तो आपको समझ में आई होगी, है ना, नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दैट। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ थिंकर्स पता होने चाहिए और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया है ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सॉरी, व्यूज ऑफ इंपॉर्टेंट थिंकर्स। सबसे पहले एरिस्टोटल, देन T.H. मार्शल, देन जॉन लॉक एंड देन कार्ल मार्क्स। एरिस्टोटल कहते हैं सिटीजनशिप क्या है? पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। इन्होंने विमेन्स और स्लेव को एक्सक्लूड ही कर दिया। इन्होंने कहा ये तो भाई सिटीजन्स ही नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि ये गवर्नेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। ये भाई देश की जो देश भी नहीं तो सरकार में अगर ये फैसले नहीं ले पा रही हैं तो फिर तो ये सिटीजन भी कहलाने लायक नहीं है, यानी इनको नागरिकता भी देने की कोई जरूरत नहीं। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलनी चाहिए या उन मेन को मिलनी चाहिए सो कॉल्ड जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड ही एक्सक्लूडेड वुमेन एंड स्लेव्स। उसके बाद आते हैं टीएच मार्शल। टीएच मार्शल ने एक बहुत अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट दिया सिटीजनशिप का। इन्होंने बोला कि भाई सिटीजनशिप वो कॉन्सेप्ट है जहां पर लोगों के पास सिविल राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो और सोशल राइट्स हो। तो सिविल प्लस पॉलिटिकल प्लस सोशल राइट्स का कॉन्सेप्ट देने वाले थे टीएच मार्शल। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ डेफिनेटली सिटीजनशिप। ठीक। उसके बाद आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने समझाया बेसिकली कि जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करा है। नेचुरल राइट्स में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कौन से 3 राइट्स दिए थे उन्होंने? राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 राइट्स उन्होंने दिए थे। और जॉन लॉक ने सिटीजनशिप को भी नेचुरल राइट से लिंक करा था। उन्होंने बोला था कि ये जो सिटीजनशिप है या नागरिकता का कॉन्सेप्ट है ये सभी के लिए बराबर है ना, क्योंकि ह्यूमन या मैन वाज बोर्न इक्वल। नेचुरली जो प्राकृतिक तौर पे उसके जो हक है, और जब प्रकृति ने ये अधिकार दिए हैं तो हर इंसान जो है वो सिटीजन कहलाया जाएगा। उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज किया सिटीजनशिप में, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो अमीर लोग हैं या फिर मैं ये बोलूंगी रिसोर्स ओनर जो हैं, ठीक है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है या फिर उनको ज्यादा फेवरिज्म मिलता है सरकार से बजाय कि एक आम आदमी का। और आपको क्या लगता है आजकल जो हम एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अपने देश में भी देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या सरकार जो है ये बहुत अमीर अंबानी अडानी इनको सपोर्ट करती है या नहीं? वी ऑल नो द आंसर, है ना, आप सबको मालूम ही है। द ग्राउंड रियलिटी वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। तो क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिकली, और कार्ल मार्क्स ने इसी इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि नागरिकता का ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है कि जो सरकार भी है ना वो भी अमीरों का साथ ज्यादा देती है, उनको ज्यादा फेवर करती है बजाय कि वर्किंग क्लास को। ठीक है, तो ये कहना था कार्ल मार्क्स का। अब चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और हम उन्हें आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड सिटीजनशिप इन टर्म्स ऑफ सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स? पढ़ा है हमने, और अगर आपने लेक्चर में ध्यान दिया है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा कि सिविल, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स की बात करने वाले थे टीएच मार्शल। क्योंकि अरिस्टोटल ने तो क्या कहा था कि भाई सिर्फ वही लोग सिटीजन्स हैं जो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जॉन लॉक ने कहा कि सिटीजनशिप का तो कॉन्सेप्ट ही नेचुरल राइट्स पर बेस्ड है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि सिटीजनशिप तो कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा अनइक्वल है क्योंकि वर्किंग क्लास को तो फेवर्स मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप ये दिया था टीएच मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ सिटीजन इज वन हु, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक नागरिक कौन था? जो लीगल राइट्स एंजॉय करता था, ओनली लीगल राइट्स एंजॉय करता था, पार्टिसिपेट करता था गवर्नेंस में, टैक्सेस पे करता था, या स्टेट में रहने वाला व्यक्ति? देखो ये तो क्लियरली हो नहीं सकता। ठीक है, वो व्यक्ति जो स्टेट में रह रहा है, क्या हर वो व्यक्ति जो स्टेट में रह रहा है वो नागरिक होगा? बिल्कुल भी नहीं। टैक्सेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी हमने नहीं पढ़ा एरिस्टोटल के टर्म्स पे कि वो व्यक्ति जो टैक्सेस पे कर रहा है सिटीजन है। हाँ, हमने ये जरूर पढ़ा है कि हर वो व्यक्ति जो गवर्नेंस में शासन करने में हिस्सा ले रहा है वो सिटीजन होगा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? और लीगल राइट्स जैसी तो कोई बात करी नहीं अरिस्टोटल ने, तो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अ सिटीजन इज वन हु पार्टिसिपेट्स इन द गवर्नेंस, यानी शासन में भाग लेता है ऐसा व्यक्ति नागरिक कहलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which theory of citizenship emphasizes individual rights and freedom? देखो वाइस वर्सा टाइप के क्वेश्चंस है ये, कि हम ये चीज तो अभी तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते पढ़ते कि जहां भी इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम की बात है वहां बात हो रही है लिबरलिज्म की, लिबरलिज्म की या फिर लिबरल थिंक की, लिबरल थ्योरी की। ठीक है ना, तो ये तो आपको यहाँ देखते ही इंस्टेंट
पता चल जाना चाहिए दैट राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, उदारवादी सिद्धांत और लिबरल थ्योरी, क्योंकि यही एक वो थ्योरी है जिसने एम्फसाइज किया था इंडिविजुअल्स के राइट्स और फ्रीडम को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, हु क्रिटिसाइज्ड सिटीजनशिप अंडर कैपिटलिज्म एज अनइक्वल। जहां कैपिटलिज्म आ जाए और कैपिटलिज्म की आलोचना आ जाए, वहां नाम आएगा कार्ल मार्क्स का। देखो, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आइडियोलॉजीज में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को अपोज करने वाले एक बहुत बड़े क्रिटिक थे मार्क्स, और उन्होंने कैपिटलिज्म को अनइक्वल बताया। तो वी ऑल नो द आंसर टू इट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a type of citizenship given by T.H. Marshall। अब देखो, यहां पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टी.एच. मार्शल ने कौन से तीन कॉन्सेप्ट्स दिए, टाइप्स दिए सिटीजनशिप के। ठीक है, सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप, सोशल सिटीजनशिप या इकोनॉमिक सिटीजनशिप। अब क्वेश्चन में बताना है नॉट अ टाइप, इन तीनों में से कौन सा टाइप नहीं है सिटीजनशिप का अकॉर्डिंग टू टी.एच. मार्शल। तो हमने ये चीज पढ़ी है कि टी.एच. मार्शल ने कहा कि सिविल प्लस पॉलिटिकल प्लस सोशल, ये तीन टाइप के सिटीजनशिप उन्होंने बताए। तो कौन सा नहीं है इसमें? इकोनॉमिक, है ना। सो आवर राइट आंसर विल बी व्हाट? इकोनॉमिक सिटीजनशिप, क्योंकि हमसे पूछा गया है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ सिटीजनशिप। सो आर्थिक नागरिकता विल बी द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो टिल नाउ आई एम होपिंग कि आपको कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, सबसे पहला डेमोक्रेसी एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है, सॉरी, सो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, जस्ट अ सेकेंड, रियली सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर ग्लिच। चलो, डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ पीपल एंड सिटीजनशिप इज व्हाट? अगेन अ पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। आज के टर्म्स में कहें या सिंपल टर्म में, बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो सिटीजनशिप क्या है? एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल या फिर सिटीजन्स। अंडरस्टूड? और फिर इसके बाद इस पे बेस्ड कुछ हमने इंपॉर्टेंट थिंकर्स पढ़े हैं, प्लस थ्योरीज पढ़ी है, प्लस कुछ पीवाईक्यूज देखे हैं। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि चीज क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, एंड देन क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, थिंकर से एसोसिएटेड और थ्योरी से एसोसिएटेड, वो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप today's lecture is clear to you, and if not, please let us know, reach through us and let us know कि आपको lecture समझ में आया है या नहीं, and all the best for your exams.